हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों, फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होने वाला है कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूलों की। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूले बेसिकली होते कैसे हैं और इनको कैसे निकाला जाता है वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला? पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। The dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity। मैं इसको समझाता हूं सिंपल वर्ड्स में। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, उसको अपन अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने पर आ जाए, सो हमें उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या पावर्स रेज करनी पड़ेंगी, उनको किस तरीके से हमें डिजाइन करना पड़ेगा, कितनी पावर्स को उनको बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या अंडर रूट लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। सो अगर हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स आएंगी वो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई देती है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, राइट? तो अगर आप किसी टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो किन के टर्म्स में करना चाहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के। सो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। तो जरा बात कर लेते हैं एक बार हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। सो सिंपल है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। पहला मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया m। सो सबसे पहले आप मास नोट कर सकते हैं and mass can be represented by simple m। so first is mass, डब्बे के अंदर m, ये डब्बा एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। सो एक ब्रैकेट होता है और उसके अंदर हम कैपिटल m लिखते हैं, कभी स्मॉल नहीं लिखेंगे। सो ये हमारे मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। टॉकिंग अबाउट लेंथ के लिए हम l का यूज करते हैं। सो m फॉर मास, l फॉर लेंथ। टाइम के लिए हम t को इस्तेमाल करते हैं। खासकर मैकेनिक्स जो होती है वो हमारे m, l और t इसमें ही समा जाती है। सो मास, लेंथ और टाइम, इनमें ही हमारे बहुत सारी क्वांटिटी लाइक पावर, वर्क डन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले इसी में निपट जाते हैं। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब टेम्परेचर को हम T लिख सकते थे लेकिन T फॉर टाइम हो चुका है। सो टेम्परेचर के लिए हम केल्विन का K यूज कर लेते हैं। सो टेम्परेचर को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट के लिए हम C को यूज नहीं करते, करंट के लिए हम A को, उसके यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए A को, A फॉर एम्पियर यहां से ध्यान रहता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे कि आप जानते हैं मोल में बताया जाता है। सो उसके लिए हम MOL यूज कर सकते हैं या कभी कभी ब्रैकेट के अंदर सिंपल सा एक म्यू ग्रीक वर्ड लिख दिया जाता है। सो आप म्यू भी लिख सकते हैं या मोल भी लिख सकते हैं फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CD से। सो CD ब्रैकेट के अंदर अगर लिख दिया तो दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। सो M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, K फॉर टेम्परेचर, A फॉर करंट, CD फॉर लुमिनस इंटेंसिटी एंड म्यू फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज का अपन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द एरिया। एरिया से स्टार्ट करते हैं। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एरिया अगर डिराइव्ड है तो एरिया का कोई फॉर्मूला हमको चाहिए। अब आप फॉर्मूला कोई भी उठा सकते हैं। आपने अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पढ़ा हो तो आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर पढ़ा हो तो स्क्वायर ले सकते हैं। ऐसा कतई नहीं होने वाला कि अगर आप दूसरा फॉर्मूला लेकर आए तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आपने ए स्क्वायर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड स्क्वायर लिख लीजिए। अब साइड क्या होती है? लेंथ होती है, राइट? सो ये लेंथ हुआ। सो यहां पर लेंथ 2 बार है, मतलब लेंथ का स्क्वायर है। सो यू कैन राइट इट एज L स्क्वायर। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी यूज करते तो 2 बार लेंथ ही आता, क्योंकि ब्रेड्थ भी लेंथ ही होता है। अगर आप पाई आर स्क्वायर यूज करते तो थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लगता, क्योंकि शायद पाई आर स्क्वायर यूज करते समय बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि पाई के साथ क्या करना है। बच्चों, पाई, 4/3 पाई, ये सब कांस्टेंट होते हैं। ये जितने भी कांस्टेंट आपको दिखेंगे, हाफ, 2, 4 पाई, ये सब कांस्टेंट्स हैं। इन कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। ठीक है, सो आपको पाई को डायमेंशनल फॉर्मूले में नहीं लिखना है, क्योंकि ये कोई क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है। रेडियस, हाँ ये लेंथ है। सो यहां पर लेंथ का स्क्वायर फिर से आता और आंसर सेम आता था। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, दैट आंसर विल बी सेम, चाहे आप फॉर्मूले अलग अलग यूज कर लें। लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए अगेन आप जितना सिंपलेस्ट फॉर्मूला उठाएंगे उतना फायदा रहता है। इजी वर्ड्स, आप 4/3 पाई आर क्यूब लगा रहे हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो फिर से 4/3 पाई कांस्टेंट है। सो अगर आप चाहें तो कठिन ले सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, इतना बड़ा बोल सकते हैं।
बट ये जो 4/3 पाई है दिस इज कांस्टेंट एंड हैज नो डायमेंशन, सो बचा केवल रेडियस का क्यूब। एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज लेंथ, सो बन गया लेंथ का क्यूब। या आप डायरेक्टली ऐसा मत छोड़ दीजिएगा, एक ही ब्रैकेट के अंदर पावर्स भी आनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर होता है ना कि ब्रैकेट के ऊपर या बाहर। तो पावर्स को बाहर नहीं छोड़ना है, पावर्स को अंदर लेकर के आना है, क्योंकि यही पावर्स बता रही है कि आपका वॉल्यूम लेंथ के पावर 3 पे डिपेंड करता है। यही तो इसका डेफिनेशन है, राइट? सो एरिया लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड करता है, यही इसका डेफिनेशन है। सो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। बात करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ये भी एक ही बात है। सो कोई भी एक लिख लीजिए, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कौन सा हो, ये लाइट का हो, साउंड का हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी निकलेगा कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमें पता है लेंथ में नापी जाती है, और टाइम जैसे कि हमें पता है टी में नापा जाता है। फिर से आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लाना है। ऊपर से आपको पावर सही तरीके से दिखानी है। सो आप L/T लिखकर नहीं छोड़ सकते, आपको उसको एक ही ब्रैकेट में लाना है। सो L की पावर 1, और T जब नीचे से ऊपर आएगा, सो यू ऑलरेडी नो दैट कोई भी चीज नीचे से ऊपर आएगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। सो T रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज T-1। फिर से मैं अपनी डेफिनेशन को यहां पे रिवाइज कराऊंगा कि वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। या मास तो नहीं दिख रहा, या आप ऐसा कह सकते हैं मास की पावर 0 है, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर की पावर 0 है। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है? ओनली लेंथ एंड टाइम। लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर -1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। सो पहला हमारा हो गया एरिया, दूसरा हो गया हमारा वॉल्यूम, तीसरा हो गया हमारा वेलोसिटी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ कुछ क्वांटिटीज के मैं डायमेंशनल फॉर्मूले निकालता चलता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वांटिटी। चौथा ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला उठा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आप किसी का चेंज भी बोलते हो ना तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है। तो आप चेंज बोलो या मत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है। सो चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी जैसा ही होगा। सो वेलोसिटी लिख लीजिए, और नीचे चेंज इन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम जैसा ही होगा। सो वेलोसिटी इज LT-1 as derived earlier and this will be T. So final answer साथ ही साथ नोट करके चल सकते हैं, थोड़ा सा एक हाथ खुल जाता है हमारा, पता चल जाता है हमें कि जल्दी जल्दी डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। अब यहाँ पावर मुझे अलग दिख रही है कुछ। सो L की पावर तो 1 आई, लेकिन T की पावर -2 आई। इसका मतलब यहाँ पे पावर्स में चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू वेलोसिटी, राइट? सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये है। अब ये एक्सेलरेशन कौन सा है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हो सकता है किसी भी गाड़ी का, राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज फोर्स। फोर्स वाले में बात कर लेते हैं। फोर्स भी एक कॉमन है, मैं ज्यादातर कॉमन एग्जांपल्स ही लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेजरली वही लूंगा जो 9-10 में यूजुअली कवर कर लिए जाते हैं। फोर्स की बात करें तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा ले रहा हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास डब्बे के अंदर m, एक्सेलरेशन LT-2। सो फाइनली ये बन गया mLT-2। क्लियर? अब यहां पर मास आ गया है, इसका मतलब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये किन किन पे डिपेंड करती है? मास की पावर 1 पे, लेंथ की पावर 1 पे और टाइम की पावर -2 पे। तो यहां से क्या समझ में आता है कि ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, राइट? चलिए 6 तो फोर्स हो गया हमारा। तो प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि फोर्स पता है, एरिया पता है, तो प्रेशर भी पता चल जाएगा। प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया अगर आप करेंगे तो इसी को mLT-2। एक चीज होती है कि फोर्स को याद कर लेंगे, बार बार काम आता है। mLT-2 अपॉन एरिया, एरिया इज L²। सो एक L से काटा। पावर्स पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, पावर्स में गलती ना करें, कभी आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर रहे हैं या नीचे की पावर को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाती है यूजुअली बच्चों से। सो L जब नीचे से ऊपर जाएगा इट विल बिकम -1 एंड द फाइनल आंसर विल बी mL-1 T-2। इजी। ओके, प्रेशर के बाद और ले लेते हैं एक आध क्वांटिटी लाइक मोमेंटम। मोमेंटम इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। अच्छा, मोमेंटम बोलूं या चेंज इन मोमेंटम बोलूं? चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इंपल्स। सो मोमेंटम बोलूं, इंपल्स बोलूं, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला है, या
चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं अगर आप इंपल्स की बात करें, बट अभी मैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं। सो मेरे लिए तो सिंपल मास इनटू वेलोसिटी काम करेगा। सो मास इज m एंड वेलोसिटी इज lt माइनस 1। तो हमारे पास ये बन गया mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। इजी, बिल्कुल इजी। तो आप फटाफट नोट करते चलें। और भी कुछ ले लेते हैं, कुछ चैप्टर 10th क्लास के भी उठाते हैं। सो 10th क्लास से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज हैं, लाइक करंट तो हमें पता है, जैसे करंट को हमने ए लिखा, वोल्टेज लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं। सो एक काम करता हूं, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं चार्ज से, क्योंकि चार्ज सबसे बेसिक है। अब चार्ज को क्यू लिख देते हैं बच्चे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चार्ज इज नॉट क्यू, चार्ज इज करंट इनटू टाइम एंड क्यू इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप क्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम लिखना पड़ता है। करंट को आप लिखते हैं ए, क्योंकि करंट फंडामेंटल है, और टाइम को लिखते हैं टी। सो चार्ज इज 80, चार्ज को हम लोग लिखते हैं 80। इजी। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको आप वोल्टेज से नापते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें जो 10th क्लास में लिखवाया जाता है, वर्क डन बाय चार्ज, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा, इसके लिए वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, राइट? वर्क डन को लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला कहां लगा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ये वर्क डन चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो, चाहे मैकेनिकल वर्क डन हो, कोई भी वर्क डन हो, डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। सो फोर्स हो गया हमारा mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा l, एंड चार्ज जैसे कि मैंने ऊपर लिखा 80, तो इस्तेमाल हो जाएगा ये यहां पर। एंड फाइनली हमारे पास जो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला बचेगा वो आएगा m, तो एक बार है, एक एक करके सॉल्व किया करो। m एक बार है, l दो बार है, तो l का स्क्वायर हो गया। a एक बार है, लेकिन t अगर देखें तो नीचे भी है, तो t नीचे वाला जब ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर -2 है, नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा तो एक माइनस और बढ़ाएगा। सो t -3 आएगा। इन तीन को पहले लिखा जाता है यूजुअली, और फिर a k इनको लिखा जाता है। सो a सबसे एंड में लिखेंगे, -1। ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया चार्ज। एक और ले लेते हैं, लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओके, टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस हम लोग लगा सकते हैं ओम्स लॉ। सो रेजिस्टेंस इज V बाय I। V मुझे साफ साफ दिख रहा है, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, और नीचे है I फॉर करेंट, करेंट फॉर a। सो फाइनली इसका आंसर तो जल्दी आ गया, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। ईजी, राइट? तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने निकलवाए, और मैंने ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं पकड़ी, मैंने उन्हीं क्वांटिटीज़ को पकड़ा जो आपके क्लास 9th और 10th में आपने सुनी हुई होंगी, राइट? तो आप और भी क्वांटिटीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिजिक्स में और आगे बढ़ेंगे, तो आपको और भी क्वांटिटीज़ मिलेंगी, उनके नए नए फॉर्मूले मिलेंगे, कुछ आज भी बताऊंगा मैं। बट जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम उनके डायमेंशनल फॉर्मूले और ईजिली कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट? तो ये जो जो क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी हैं अभी तक, मैंने उन्हीं के बारे में बात करी। सो मैंने कुछ 10-11 क्वांटिटीज के बारे में बता दिया, 10 के आसपास बता दिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और क्या हमको डायमेंशनल एनालिसिस में याद रखना है। तो बच्चों ऐसा बहुत बार होने वाला है कि हमको कुछ कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम मिलने वाले हैं। इसको मैं कैसे बोलता हूं, उसको मैं ऐसे बोलता हूं दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इजंट यूनिक। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी क्वांटिटी का यूनिक नहीं होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड यूनिक है, इट्स ए यूनिक आइडेंटिटी। अगर हमारा आधार कार्ड गिर गया तो वो लौट के हमारे पास ही आएगा, खोया हुआ अगर आया तो। लेकिन अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला गिर गया ना, तो वो उसके पास वापस नहीं लौटता, क्योंकि वो हो सकता है वो एक डायमेंशनल फॉर्मूला 3 लोगों का हो, तो इट्स नॉट यूनिक। समझे मेरी बात? जैसे कि एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। एक ले लेते हैं वर्क डन, एक ले लेते हैं टॉर्क। अब टॉर्क अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या उल्टा भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क। अब टॉर्क अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही बन रहा है,
तो ये यहीं से क्लियर हो जाता है कि फोर्स है mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट है L, तो बच्चों टॉर्क बन रहा है ml स्क्वायर t माइनस 2, राइट, बिल्कुल सही। अगर टॉर्क की जगह अपन बात करें वर्क डन की, तो यार देखो वर्क डन भी यही से ये फीलिंग दे रहा है सेम, दैट वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब फोर्स भी क्या है अपने पास mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है वापस से L, सो द फाइनल आंसर इज अगेन ml स्क्वायर t माइनस 2। क्या समझ में आया कि ये और ये तो सेम है, तो दो क्वांटिटीज अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है। टॉर्क एकदम अलग कहानी है, वर्क डन एकदम अलग कहानी है, बट दे आर शेयरिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले को वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो अगर ये वाली डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो ये वाला कहीं गिर गया मेले वेले में, तो अपन को मिल गया, तो हम किसको वापस करेंगे? हम ना टॉर्क को वापस कर पाएंगे ना वर्क डन को वापस कर पाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट यूनिक। इवन एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आता है। तो हम अगर एनर्जी की बात करते हैं, टेक एनी एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर से हाफ यूज मत करिएगा, हाफ इज अ कांस्टेंट, फॉर्मूले में एम फॉर मास, वी फॉर एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। सो क्या बना यहां से हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, फिर से वही डायमेंशनल फॉर्मूला है जो इन लोगों का है। सो दे ऑल आर शेयरिंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही अकेले ग्रुप में नहीं है ये लोग, ऐसे और भी ग्रुप्स हैं छोटे छोटे जो सेम डायमेंशनल फॉर्मूले को शेयर करते हैं। उनमें से एक ग्रुप और बताता हूं, वन मोर ग्रुप इज प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस। बता दूं तीनों। प्रेशर कैसे लिखा था अभी आपने थोड़ी देर पहले? सो प्रेशर हमने लिखा था फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। फोर्स mlt माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर। तो यार प्रेशर अपने पास निकल के आया था ml माइनस 1 t माइनस 2। अब एक क्वांटिटी और पढ़ेंगे आप आगे जाके, बिल्कुल अलग है प्रेशर से, उसका नाम होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी ऐसी कुछ बनता है, परपेंडिकुलर फोर्स या पैरेलल फोर्स लेते हैं कभी कभी अपॉन एरिया। अब जब ये भी इसी फॉर्मूले से बनना है, जबकि क्वांटिटीज आर डिफरेंट बट डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम। डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर सेम। एंड सिमिलरली एक क्वांटिटी और मिलने वाली 11th क्लास में, मॉडुलस। अब मॉडुलस भी तीन प्रकार के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, लेकिन हमें अभी ध्यान नहीं रखना, हमें याद रखना है मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बनता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तो प्रेशर जैसा है, स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। सो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। कैसा होता है स्ट्रेन, थोड़ा सा बता देता हूं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। तो स्ट्रेन बनता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ से, कितना चेंज हुआ लेंथ का, और उसको लेंथ से ही डिवाइड करते हैं। अब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो क्या बचेगा? तो ऐसा मत लिख देना कि क्या बचेगा, 1 बचेगा, है 1 नहीं लिखना है आपको, वही ब्रैकेट बना के बताना है। तो कैसे बताते हैं? तो इसके बताने के दो तरीके हैं, या तो आप ब्रैकेट बनाओ और फिर पूरा लिखो, सर ना एम आया ना एल आया ना टी आया, ऐसे पूरा लिखो, या डायरेक्टली बोल दो डायमेंशनलेस, मतलब इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। सो ये तरीका होता है हमारा डायमेंशनलेस बताने का। तो अगर एक क्वांटिटी ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। सो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेस हैज प्रेशर जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फिर बचा क्या? ऊपर है प्रेशर जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला, नीचे है डायमेंशनलेस, तो आंसर विल बी सेम, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सो दे आर ऑल्सो अ ग्रुप विच आर शेयरिंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जैसा मैंने कहा आप इसको नोट कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इजंट यूनिक, इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता। बहुत सारे लोगों का एक एक डायमेंशनल फॉर्मूला हो ही सकता है, 3-4 लोग मिलकर एक डायमेंशनल फॉर्मूला शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट भी मिलते हैं जो डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। डिस्पाइट वो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी
वो डायमेंशनलेस नहीं होते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कांस्टेंट आपने पढ़ा है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, हमारा F इक्वल टू Gm1m2/r² में आता है, तो मैं वहीं से इसको डिराइव करके लाता हूं। सो अगर बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वो है जो कि डायमेंशन वाला चीज है ये कांस्टेंट, लेकिन फिर भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, तो कहां पर दिखता है, पिछली बार हमने देखा था Gm1m2/r²। सो G का क्या फॉर्मूला बन गया, G इक्वल्स टू F_r²/m1m2, राइट। हमें डायमेंशनली चेक करना है, सो F क्या बन गया, mlt-2, r² मतलब लेंथ का स्क्वायर, और नीचे क्या है m1m2, 2 बार मास है मतलब m²। यहां से अगर m ने एक बार m को मारा तो m कितना बचा, m-1। सो m आ रहा है -1, आराम से करा करो एक एक करके। l एक बार, l 2 बार, तो l आ गया 3 बार, ये 2 है, l आ गया 3 बार। टाइम कहीं भी नहीं है, सो टाइम एक ही बार बचा, टाइम -2 बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एक कांस्टेंट है फिर भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसी एक और कांस्टेंट है, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसको अगले पेज पे करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट किसी भी फोटोन में जब एनर्जी लिखते हैं उसके टाइम पे यूज किया जाता है कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला है, आपको तो फॉर्मूले से मतलब है फिलहाल। सो फॉर्मूला इज एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। सो E इक्वल्स टू h म्यू या hf। f इज फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब f फ्रीक्वेंसी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आती है तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो केवल, सो आप लिख सकते हैं t-1। इसलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले आया कि फ्रीक्वेंसी ही बता दूंगा, t-1। E एनर्जी है, और एनर्जी का भी अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml² t-2। आपको याद नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाते हैं। ml² t-2 ये होता है एनर्जी, इक्वल्स टू h, और फ्रीक्वेंसी जैसा मैंने बोला क्या है t-1। सो हम यहां से चेक कर सकते हैं कि t-1 एक बार इस -1 को मारेगा, सो हमारे पास h का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ml² t-1। सो ये एक कांस्टेंट है, फिर भी इसके पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सो नॉट ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, सम कांस्टेंट्स मे हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है कि सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। कुछ कांस्टेंट्स के पास मे लिखा है, हर एक के पास नहीं, मे और मे नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, moving to the next point. Next point is also a very important point. हमें ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी मिलने वाली है जो डायमेंशनलेस होती हैं। अभी काफी कांस्टेंट तो मिल ही गए, वो डायमेंशनलेस थे, और इसके अलावा भी क्वांटिटीज है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया स्ट्रेन का, राइट। स्ट्रेन कैसा आया, डायमेंशनलेस आया। सो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, तो ये ऊपर दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब दिस इज पूरा नहीं लिखेंगे अपन m0 l0, नहीं, अपन लिखेंगे सिंपल डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है भाई। अब स्ट्रेन अगर डायमेंशनलेस है तो इसका यूनिट क्या है, इसका भी यूनिट नहीं होता। मतलब ये डायमेंशनलेस भी है और साथ ही साथ यूनिटलेस भी है, तो इसका यूनिट सिस्टम भी नहीं होता। तो इट इज डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस। अब इसके बाद एक और लेते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको याद हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में बताया जाता है। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे पढ़ाते हैं। अब यार तुमको क्या इतना सोचना है, तुमको इतना सोचना है ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। ऊपर भी आएगा LT-1, नीचे भी आएगा LT-1। अगर ऊपर भी LT-1 नीचे भी LT-1, so finally these two things will cancel out each other.
और अगर कैंसिल आउट कर दिया तो द फाइनल आंसर विल बी अ डायमेंशनलेस। और याद करो जरा पुरानी बात, क्या तुम कभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते समय 3/2 के आगे कुछ लगाते थे? नहीं लगाते थे। तुम पानी का 4/3 जब लिखते थे तो उसके आगे कुछ लगाते थे? नहीं लगाते। मीटर, किलोग्राम कुछ नहीं लगाते थे, यूनिटलेस था। सो डायमेंशनलेस भी हो गया है इस बार और यूनिटलेस भी है। तीसरे पे और बताता हूं, रिलेटिव डेंसिटी, या उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये जब भी रिलेटिव का वर्ड आता है अपन किसी न किसी से कंपेयर करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, किसी की डेंसिटी को किसी और से कंपेयर करना। अब किससे कंपेयर करना? पानी से। सो व्हेन वी कंपेयर द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सो डेंसिटी सब्सटेंस का डेंसिटी ऑफ पानी से कंपेयर जब किया जाता है, सो ये हमारे पास फिर से क्या निकल के आने वाला है? डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल आउट होगा एंड इट विल बिकम डायमेंशनलेस। अब मैं छोटा सा लिख देता हूं DL, और साथ ही साथ UL मतलब यूनिटलेस। तो यार ये यूनिटलेस भी हो गया, डायमेंशनलेस भी हो गया। अब गलती क्या है ये तो हमें समझ में आ ही गया। इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ ये हो जाती है कि आप ना इतने फ्रीडम में बह जाते हैं कि आप हर चीज को डायमेंशनलेस को यूनिटलेस बोलने लगते हैं, करेक्ट? और कभी कभी आप यूनिटलेस को डायमेंशनलेस भी बोलने लगते हैं। तो आप इतने फ्लो में आ जाते हैं कि आप क्या करते हैं, आप ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि जितने भी डायमेंशनलेस होंगे वो यूनिटलेस भी होंगे। लेकिन ये बात आपको धोखा दे सकती है, खासकर किन केसेस में? खासकर एंगल के केसेस में। जब आपने मेरे पुराने लेक्चर्स लिए होंगे तो मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनके बारे में बताया था। अब इमेजिन करिए प्लेन एंगल क्या था। प्लेन एंगल क्या था? प्लेन एंगल का डेफिनेशन था आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क भी लेंथ है यार और रेडियस भी लेंथ है। अगर लेंथ ही लेंथ को मार देगा तो बचेगा क्या? डायमेंशनलेस। बिल्कुल सही। लेकिन याद करो कि ये डायमेंशनलेस तो है लेकिन इसके पास यूनिट सिस्टम भी है और इसका यूनिट सिस्टम है रेडियंस। तो ये ऐसा आदमी है जो डायमेंशनलेस की टीम में तो चला गया लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। इट हैज यूनिट। समझ रहे हो? धोखा देने वाला इंसान है ये। साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरा लोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की भी सेम कहानी है। सॉलिड एंगल भी ऐसी धोखा दे सकता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अभी एरिया क्या हो गया? L स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर भी L स्क्वायर। फिर से देखो आप, डायमेंशनलेस बट स्टीरेडियन इसका यूनिट होता है, मतलब इट हैज यूनिट। सो आप भावनाओं में मत भइएगा, हर डायमेंशनलेस यूनिटलेस नहीं होता है। हां, आप एक चीज की श्योरिटी मेरे से ले सकते हैं कि हर यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। सो जिनके पास यूनिट होती है हम उनके बारे में कमेंट नहीं करते, बट जितने भी यूनिटलेस होते हैं वो कंफर्म डायमेंशनलेस होते हैं। तो कंफर्म बात मैं इस तरफ लिखूंगा। सो कंफर्म क्या कह सकते हैं? दैट ऑल यूनिटलेस आर डायमेंशनलेस। आप ये चीज चेक भी कर सकते हो, मेरे 6 एग्जांपल्स हैं, इन 6 एग्जांपल में चेक कर सकते हो कि जितनों के पीछे यूनिटलेस लिखा है वो सब डायमेंशनलेस कंफर्म है। लेकिन किस चीज में अपन को दिक्कत है, किस चीज में कंफ्यूजन रहता है? सो कंफ्यूजन वाली बात है दैट ऑल डायमेंशनलेस मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, या मैं ऐसे ध्यान देते सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, ऑल डायमेंशनलेस आर नॉट नेसेसरली यूनिटलेस। जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस हो सकता है यूनिट हो सकता है। सो ये कंफ्यूजन वाली बात होती है और ये कंफर्म वाली बात होती है। यही बात मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस कंफर्म। जितने भी यूनिटलेस होंगे वो डायमेंशनलेस कंफर्म। बट वाइस वर्सा, उल्टा बोलना, इजंट ऑलवेज ट्रू। कभी कभी सही होगा लेकिन कभी कभी धोखा दे देगा। सो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमको डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते समय। टॉकिंग अबाउट द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज
कि बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं रास्ते में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस मिलने वाले हैं जो इन फंक्शंस के फॉर्मेट में होंगी, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट्स। अब इन फंक्शंस के अंदर अगर डायमेंशनल एनालिसिस लगाना हो तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं बिल्कुल ईजी कर देता हूं आप लोगों के लिए, और मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, लाइक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 10th में बताया जाता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बोलूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन चुन लीजिए, कोई भी एक फंक्शन मन में चुन लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने चुन लिया मान लीजिए tan थीटा। सो tan थीटा बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहां पे ले लिया थीटा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं बात कर रहा हूं tan थीटा की, तो tan थीटा मतलब tan के पेट के अंदर, tan के फंक्शन के अंदर क्या है, थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल, दैट टू प्लेन एंगल। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल। और हमने एंगल के बारे में क्या पढ़ा, दैट एंगल्स आर डायमेंशनलेस। सो एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ये हम बात जानते हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आता है उन सबके अंदर एंगल आएगा, और जिन जिन के अंदर एंगल आएगा वो सब डायमेंशनलेस होंगे। मतलब tan के पेट में, tan फंक्शन के अंदर जो भी होगा, tan फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। क्लियर? क्योंकि tan के अंदर क्या आने वाला है, एंगल, सो इट विल ऑलवेज बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली tan एज अ होल, अगर tan को पूरा देखा जाए, चलो एंगल वेंगल सब मिला के tan तुम कितना हो, सो tan कितना बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब tan बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी क्या बन गया, लेंथ अपॉन लेंथ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये लेंथ अपॉन लेंथ कट गया ना एक तरीके से डायमेंशनली, लेंथ अपॉन लेंथ। चलो वहां पे नहीं कैंसिल आउट करता हूं, यहां पे कर देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब डायमेंशनली लेंथ अपॉन लेंथ, तो मेरे लिए तो ये फिर से डायमेंशनलेस बन गया। इसका मतलब tan के अंदर जो एंगल होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, tan के अंदर वाली कहानी भी डायमेंशनलेस होती है, और tan एज अ होल भी डायमेंशनलेस रहता है। अब मैंने आपको tan बता दिया, आप इसको sin, cos, tan, cot, sec, cosec मतलब बाकी सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये बहुत फायदा देगा। सो tan के अंदर और tan एज अ होल इज डायमेंशनलेस। एक और पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर लॉगरिथम भी बता दूंगा थोड़ा सा। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस? जो पावर्स में होते हैं, राइट। मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं e, खासकर e आपको दिखता है इसलिए मैं e ले रहा हूं। सो e टू द पावर समथिंग, ऐसा टाइप का आपको बहुत बार फंक्शन मिलने वाला है और फिजिक्स में खूब आने वाला है, e टू द पावर समथिंग। ये e कुछ नहीं है, जैसे आप पाई को कांस्टेंट मानते हो ना 3.14, वैसे हमारा e भी एक कांस्टेंट है, बहुत आता है। और इसकी वैल्यू भी अगर आप अभी से ध्यान रखना चाहते हैं तो 2.718 इसका वैल्यू रहता है, 2.718 याद रखें। सो e एक कांस्टेंट होता है। अब e की पावर में आपको बहुत सारे रिलेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है, और फिर e एज अ होल भी बात करने वाले हैं अपन लोग, तो ध्यान से याद रखिएगा। e के पावर्स में जो भी जाएगा, इवन किसी के भी पावर में जो जाता है वो डायमेंशनलेस होता है। अब किसी की पावर में मास दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी की पावर में सेकंड्स दिखेगा, किसी की पावर में फोर्स दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगा। सो ऑल द पावर्स, जितनी भी पावर्स होती है ना, ऑल आर डायमेंशनलेस। तो अगर आप इस पावर में कुछ भी लिखते हैं x, सो आपको ध्यान क्या रखना है कि वॉट एवर द पावर में बी एज अ होल, पावर को अगर पूरा देखें तो पावर जो होती है वो पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होती है। पावर्स आर डायमेंशनलेस, पावर्स आर डायमेंशनलेस। और अगर ये पावर एक कांस्टेंट की है, जैसे कि e, पाई, 3, 4 इनकी है, तो ये पूरा ही टर्म डायमेंशनलेस हो जाता है। अब ये मास की पावर होती तो अलग बात थी, लेकिन ये पावर किसकी है, कांस्टेंट की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये पावर किसी कांस्टेंट की है तो ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस हो जाएगा। सो इफ e इज अ कांस्टेंट, आई विल राइट इट डाउन,
इफ E इज अ कांस्टेंट देन दिस होल पावर ये डायमेंशनलेस बनेगा, ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। सो एज अ होल इज डायमेंशनलेस एंड एज अ पावर इज डायमेंशनलेस। कब? जब ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी कुछ वैल्यू रहेगी जैसे 2, 3, 5, 2.7, 3.14 पाई जैसा, और ये पावर में जो भी आएगा, पावर को तो हमेशा डायमेंशनलेस ही मानी जाएंगे। सो ऑल पावर्स आर डायमेंशनलेस, याद रखेंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस को जब हम यूज करेंगे तब काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया, एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शन कैसे दिखते हैं? सो लॉगरिथम फंक्शन कुछ ऐसा होता है, लॉग समथिंग टू द बेस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा होता है। सो लॉग फंक्शन में हमको सामने वाली चीज बतानी पड़ती है, बेस वाली चीज बतानी पड़ती है, और ये ऐसे प्रकार का जो फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन के अंदर भी सेम कहानी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, दैट इज कि लॉग के सामने जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, लॉग के बेस में जो होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और लॉग एज अ होल जो भी आंसर बनाएगा वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। मतलब लॉग एज अ होल इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। सो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनकी जरूरत हमें क्वेश्चंस करते समय पड़ती है, और जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिखता है लॉग में, एक्सपोनेंट्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। तो बच्चों ये था लेक्चर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। आपको मैंने अभी एक ओवरव्यू दे दिया कुछ क्वांटिटीज का, कुछ चीज़ों का, जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बेस्ड एप्लीकेशंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।